बहुत ही परिश्रम किया, हमारे लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए बहुत ही संघर्ष झेला था। हमने अपने पिछले क्लास में इन सभी चीजों के बारे में स्टडी किया कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार से हमारे लिए इतना संघर्ष झेला। हमारी आजादी के लिए पूरी लड़ाई हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी आजादी के लिए लड़ा था। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रयास किया था कि जो अधिकार हमें अंग्रेजों से नहीं मिले हैं वो हमारे लोगों को मिले। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सभा बनाया तो ऐसा प्रयास किया कि हमारा जो संविधान हो वर्ल्ड का बेस्ट संविधान हो। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि हमारी जो संविधान हो वो यूनिक संविधान हो। हमने कई देशों से संविधान के प्रोविजन को लिया, जैसे अमेरिका है, जैसे यूके है, आयरलैंड है, यूएसएसआर है, ब्रिटेन है। इन सभी से हमने कोई ना कोई प्रोविजन लिया ही था। लेकिन इन प्रोविजनों को लेने के बाद भी हमने अपने एक अलग प्रोविजन को भी लिया, हमने एक नए इनोवेशन को भी किया था। हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं वो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूप से वो न्याय को प्राप्त कर सकें, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दुनिया की कोई भी सुख सुविधा दे दी जाए, लेकिन अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता है, आजादी नहीं मिलती है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं लेकिन आपको आजादी नहीं मिलती है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही चालाकी से हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस किया। तो इसका बेसिकली मतलब था कि हमारी जो सरकार है उसको बहुत सारी पावर दी गई थी। हमारी जो सरकार है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशन ने कई ऑर्गन को क्रिएट किया। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऑर्गन को क्रिएट किया था। 3 ऑर्गन को जब क्रिएट किया, लेजिस्लेचर को क्रिएट किया, एग्जेक्टिव आया, और जुडिशरी आई। इन तीनों का अपना एक अलग अलग काम था, इन तीनों का एक कार्य क्षेत्र था, इन तीनों का अपना एक डोमेन था। इन तीनों को बताया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया था कि देखो तुम हमारे बच्चे हो और तुम्हारा जो एक डोमेन होगा, तुम्हें अपने डोमेन से बाहर जाके काम नहीं करना है। तुम्हारा एक डोमेन होगा, तुम्हें अपने डोमेन से बाहर जाके काम नहीं करना है। इतना तो समझा दिया गया। अब इतना समझा दिया गया तो 2 लेवल की हमारे यहाँ गवर्नमेंट आई। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 लेवल की गवर्नमेंट को बनाया। एक जो पहला लेवल था वो था नेशन, पहला जो था वो यूनियन, उसको यूनियन बोलते हैं, और दूसरा जो था वो स्टेट था। इन दोनों को जब क्रिएट किया गया, नेशन ये तो राष्ट्र हो गया। अब राष्ट्र में यूनियन और स्टेट, यूनियन एंड स्टेट, इन दोनों को अपने अपने डोमेन में पावर थी कि वो अपने डोमेन में लॉ बना सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों को इतनी पावर दे दी थी कि ये अपने अपने डोमेन में लॉ बना सके। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को यह चिंता हो रही थी कि जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इतनी पावर दी हुई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हमारा बेसिक उद्देश्य है कि सामाजिक कल्याण होना चाहिए, हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर होना चाहिए, हमारी सोसाइटी वेलफेयरिक सोसाइटी हो, सामाजिक कल्याण हो सके, हमारा देश उन्नति कर सके, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है वो तानाशाही हो जाए। क्योंकि इनके पास जब पावर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, मेजॉरिटी का पावर जो वो जहाँ एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो वहां पे यह पॉसिबिलिटी रहती है
कि वो सरकार जो तानाशाही हो जाए। तो हमारे जो संविधान मेकर थे वो बहुत ही चालाकी से एक रास्ता निकाले। उन्हें यह भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि पावर का जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि पावर का मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी। अब डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ऑफ पीपल की चलनी थी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब अपने नेता को चुनेंगे तो वहीं से सरकार बनेगी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल की चलेगी, इसका मतलब है कि माइनॉरिटी की नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी की जब चलेगी तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम पावर होती है, वहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ पावर होती है वहाँ पे यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो सरकार तानाशाही हो जाती है। वो सरकार जब तानाशाही होगी तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके लिए खतरनाक होगा। शुरुआत में तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो सपोर्ट में तो आ गए क्योंकि उन्होंने सरकार बना दी, क्योंकि डेमोक्रेसी थी। लेकिन अब वही वही डेमोक्रेसी उनके लिए खतरनाक हो गई। तो इसलिए हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो यह चाहते थे कि शक्ति का जो पावर है उसका कंसंट्रेशन एक जगह पे ना हो। इसलिए उन्होंने नेशन ये हमारा यूनियन और स्टेट बना। यूनियन स्टेट बन गया। फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि कुछ कुछ ऐसे भी प्रोविजन होने चाहिए जिसमें सरकार को गाइड किया जाए कि सरकार को ये करना है, सरकार को ये नहीं करना। कुछ ऐसे प्रोविजन होने चाहिए। तो हमारा एफआर आया। बेसिकली एफआर हमारा यही बताता है, एफआर हमारा यह क्वेश्चन आना चाहिए आप सभी के मन में कि हमें एफआर में क्या पढ़ना है, एफआर क्या बताता है। एफआर बेसिकली हमें यह बताता है कि एफआर सरकार को क्या करना है, सरकार को अपने लोगों के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नहीं करना है, ये भी एफआर में लिखा हुआ है। एफआर में यह लिखा हुआ है कि सरकार को इस डायरेक्शन में जाना है, लोगों के लिए ये काम करना है, लोगों के लिए ये काम नहीं करना है। कुछ काम को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। अब ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ, ये हमारे एफआर में लिखा हुआ है। एफआर यही काम करता है कि वो सरकार की पावर को लिमिट करता है, सरकार की पावर को प्रतिबंधित करता है। सरकार तानाशाही ना हो जाए, हमारी जो सरकार है वो तानाशाही ना हो जाए, सरकार यह मानने ना लगे कि वो सुप्रीम है। इससे इस भ्रम को दूर करने के लिए हमारे एफआर को क्रिएट किया गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एफआर, डेमोक्रेसी के लिए जो एफआर है वो सोल का काम करती है। डेमोक्रेसी अगर एफआर है तो वो सोल का काम करती है। और अब हम ये जैसे मान लो कि अगर एफआर का वायलेशन होता है तो ये जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है। हमारा कुल मिला के दो टाइप के राइट दिए हुए हैं, दो टाइप के राइट दिए हुए हैं। एक है कि अगर एक राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा राइट है कि अगर उस राइट का, उस प्रिंसिपल का एक एक चैप्टर पूरा बना दिया हुआ है, एक पूरा जो हमें खांचा बना दिया हुआ है कि ये राइट है, ये आपके अधिकार हैं। अगर इन राइट का वायलेशन सरकार करती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन वहीं दूसरे साइड में कुछ और भी राइट दिए हुए हैं। उस राइट को सरकार को कंप्लीट करना, उस राइट को सरकार को लोगों के लिए पूरा करना है, सरकार को उनके लिए व्यवस्थित करवाना है। लेकिन उस राइट को नॉन जस्टिसेबल रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ उतने रिसोर्सेस नहीं थे। इस वजह से उस राइट को ऐसा रखा गया कि सरकार को प्रयास बस करना चाहिए कि ये जो राइट हैं, दूसरे वाले जो राइट हैं, उनको सरकार जितना जल्दी से हो सके वो हमारे लोगों तक सुविधा पहुंचाए। तो उस राइट को हमने डीपीएसपी बोला, उस राइट को हमने डीपीएसपी बोला। और जो राइट सरकार को तत्काल प्रभाव से देना था, जो राइट को अगर सरकार वायलेट करती थी तो उस लॉ को ही स्क्रैप कर दिया जाता था बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसको हमने एफआर बोला। अगर एफआर को हमारी पार्लियामेंट वायलेट करती है तो उसके साथ क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। तो यही वाली बात है कि तेरा क्या होगा कालिया। तो अब आइए जानते हैं कि उसका क्या होगा, उस कालिए का क्या होगा।
फंडामेंटल राइट है यह, फंडामेंटल राइट। आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो है 12 से 18, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में स्टेट का कंपोजिशन है, स्टेट किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है वो आर्टिकल 12 में है। बेसिकली आर्टिकल 12 का मतलब है कि स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 12 में क्या क्या चीजें आती हैं? तो आर्टिकल 12 में हमारा यूनियन आता है, ये पहला बॉक्स कर लो। दूसरा बॉक्स है हमारी स्टेट आती है, और तीसरा बॉक्स है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट है। अच्छा, अब बस ये तीन ही नहीं है, एक चौथी भी है जो चारों मिलके स्टेट को बनाते हैं, स्टेट का कंपोजिशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये चारों मिलके हमारे स्टेट को बनाते हैं। अब चौथा वाला जो है वो है, ये है अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब इसमें अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी में क्या आता है? अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी में जैसे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो भी, ये भी यूपीएससी के ही, ये भी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी में ही आएगा। स्टेट की डेफिनेशन यानी कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। ओएनजीसी हुआ, डीआरडीओ हुआ, ये सभी, डीआरडीओ, ये सभी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। तो यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारा जो है स्टेट है उसकी डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में दी हुई है। सिंपल बात है, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। हमें समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स को क्यों बनाया गया है। तो उसका एकमात्र कारण है कि सरकार तानाशाही न हो जाए। सरकार कुछ ऐसा काम ना करे कि जो पब्लिक के लिए, जो लोगों के लिए, जो हमारे लोग हैं, हम लोगों ने चुना है जिनको, कुछ ऐसा ना करे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, कुछ ऐसा ना करें जो हमारे हित में न हो। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट को लेके आए थे। अब हम अगला जो है वो हम आर्टिकल 13 को समझते हैं। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली लड़ाई है। कई लोगों ने आर्टिकल 13 के बारे में समझाया, लेकिन हम थोड़ा सा अलग समझते हैं कि आर्टिकल 13 है क्या। और विश्वास रखिए आप सभी इसको कभी भूल भी नहीं पाएंगे। आप लोगों को कभी आर्टिकल 13 भूलेगा भी नहीं। आर्टिकल 13 आप लोग पहले समझिए। जैसे मान लीजिए यह कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फादर ठीक है। अब ये फादर है, या मदर ही कर लो, मदर ही लिख लो, और मदर ही कर लो। अब इन्होंने दो ऑर्गन, इन्होंने काम किया कि इन्होंने अपने जो ऑर्गन थी उनको पावर दे दी कि आप जो स्टेट हो, आप यूनियन हो। यूनियन का मतलब कि चिल्ड्रेन, इनके चिल्ड्रेन, बच्चे हैं इनके, और आप स्टेट हो, ये भी चिल्ड्रन है इनके।
इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने पावर दे दिया कि आप लॉ को बनाओ, ठीक है। अब ये बनाते बनाते कुछ ऐसा बनाने लगे, ये बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सही से रीड नहीं किया था कि वहां पे कुछ क्लॉज लगे थे, कुछ कंडीशन लगी हुई थी कि आपको जो पावर दी हुई है वो ऐसे ही नहीं दी हुई है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी करने का आपको राइट नहीं दिया हुआ है। आप पहले ध्यान से संविधान को पढ़ो, उसके बाद लॉ को बनाओ। इनको, इन दोनों ने सही से रीड नहीं किया। ये हमारा जो ये जो फादर है या मदर है, इन्होंने हमें जो पावर दी हुई है वो कंडीशन के साथ दी हुई है, कुछ कंडीशनों के साथ दी हुई है। इन्होंने यह देखा नहीं और कुछ लॉ को बना दिया। पंगा आया, जो पंगा आया वो आया आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन ने बस यही दोनों को तो बनाया नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसे ऑर्गन भी बनाए थे जो यह डिसाइड करे कि जो अगर कुछ कोई लॉ बना रहा है तो कोई जस्टिस देने वाला भी तो होना चाहिए ना। कोई लॉ को बना रहा है तो कोई जस्टिस वाला भी होना चाहिए, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसको हाई कोर्ट बोलते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। तो ये जो भाई साहब थे, ये जो यूनियन वाले थे, जो स्टेट वाले थे, यूनियन वाले थे, तो इन्होंने, इनको याददाश्त की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। यह भूल रहे थे कि देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है। इन्होंने कोई लॉ बना दिया, अब तीसरे बच्चे जुडिशरी साहब थे, जुडिशरी साहब जो है वो देख रहे थे, जुडिशरी साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो ये जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जेक्टिव है, वो क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या ले रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो जुडिशरी साहब ने जब देखा तो यह पाया कि जो ये पार्लियामेंट की जो लॉ है, कुल मिला के यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें पार्लियामेंट देखना है, ठीक है। फोकस करना हमें पार्लियामेंट पे, यहाँ पार्लियामेंट हो गई, पार्लियामेंट पे ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया तो पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया जो हमारी संविधान में जो एफआर है उसको वायलेट कर रहे थे। संविधान में एक पार्ट दे दिया गया, संविधान में एक पार्ट जब दिया गया वो था एफआर, फंडामेंटल राइट दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अगर कोई एफआर को, अगर कोई इस रिश्तेदार को, कुछ फलाने रिश्तेदार को, मेरे बेटे ने, संविधान ने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुमने मेरे इस फलाने रिश्तेदार को कुछ बोला तो तुम्हारी ऐसी की तैसी होगी। और वो कौन करेगा? वो हमारा अलग वाला, दूसरा वाला जो बेटा है वो करेगा, ठीक है। जो दूसरी ऑर्गन हमने बनाई थी वो करेगा, ठीक है। तो तुम्हें मेरे किस रिश्तेदार से कैसे बिहेव करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हो। तो यही बात आई कि जो है संविधान ने कहा कि जो है तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, तुम जो करोगे वो मेरी मर्जी से करोगे, ठीक है। तो यह बात ध्यान में रख के चलो बच्चे। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, वो एफआर को जो है वो पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो एफआर को वायलेट कर रहा था, जो उसके रिश्तेदार को खतरा पहुंचा रहा था, संविधान के रिश्तेदार को खतरा पहुंचा रहा था। संविधान के दोस्त ही, मान लो संविधान का एक दोस्त भी था, संविधान का फ्रेंड था, तो संविधान के फ्रेंड को ये एफआर का मतलब कि यहाँ पे लॉ जो है वो, एफआर तो ये हो गया, रिश्तेदार हो गया। अब लॉ जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो संविधान के दोस्त को परेशान करने लगा। अब भागते भागते एफआर गया संविधान के पास कि प्लीज बचा लो हमें, प्लीज बचा लो हमें। संविधान ने जुडिशरी को फोन किया,
कि तेरे को काहे बदे बैठाया है। ध्यान में रखो कि जुडिशरी को बिठाया ही इसलिए है कि संविधान, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो वो संविधान, जुडिशरी यह देखे कि क्या वो संविधान सम्मत है कि नहीं है। संसद कोई लॉ बनाती है तो जुडिशरी चेक करती है कि क्या वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है, संविधान सम्मत है कि नहीं है, संविधान उसकी अनुमति देता है कि नहीं है। जुडिशरी का ये काम है। संसद कोई भी लॉ बनाएगी तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करेगी, जुडिशियल चेक करेगी। जुडिशरी हमारी सुप्रीम कोर्ट हमारी चेक करेगी कि क्या यह कानून संविधान के अनुसार, संविधान के अनुरूप है या संविधान का वायलेशन कर रहा है। तो संविधान के पास जब ये इनके मित्र गए, प्रिय वाले यफार जब गए संविधान के पास, तो संविधान के पास जब यफार गए तो यफार ने कंप्लेन किया कि देखो तुम्हारी जो ऑर्गन है जिसको तुमने इतनी पावर दी हुई है, इतनी पावर दी है, उसके बाद वो अब तुम्हारे फ्रेंड को ही परेशान कर रहा है। तुम्हारा ऑर्गन है लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को ही परेशान कर रहा है, तो अब तुम क्या करोगे। संविधान ने तुरंत फोन किया जुडिशरी के पास। जुडिशरी को जब फोन किया, जुडिशरी को यह बोला कि तुम्हें भी तो मैंने ही बनाया है ना, तो अब एक काम करो, इस लॉ को देखो कि उसके साथ क्या किया जाए, उसको मारना है कि छोड़ना है वो तुम देखो, ठीक है। अब जुडिशरी के पास जब ये ऐसी इंफॉर्मेशन आई तो जुडिशरी ने जांच शुरू कर दी। जुडिशरी ने जांच के दौरान यह पाया कि जो लॉ है वो एफआर को वायलेट कर रहा है, ये सही बात है। जुडिशरी ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को देखा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि जो 26 जनवरी 1950 संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविजन थे, बेसिकली लॉ से रिलेटेड। संविधान में 2 प्रोविजन थे, देखिए अब ध्यान से स्पष्ट हो जाएगी आपको बातें। फिर आपको आर्टिकल 13 में जो कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि आर्टिकल 13 है क्या। अब इसमें बात आ रही थी जीवन की और मृत्यु की। तो संविधान में 2 आर्टिकल थे। संविधान में जो 2 आर्टिकल थे वो लिखे हुए थे कि मान लो कि कोई भी लॉ है, ये लॉ हो गया, ये 26 जनवरी 1950 से पहले का है या बाद का। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पेरेंट्स को देखा, जो अथॉरिटी थी सुप्रीम कोर्ट को जहां से पावर मिलती है उस अथॉरिटी के प्रोविजन को देखा कि अब देखो मैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर मान लो कि एफआर किसी लॉ को, कोई लॉ जो है वो एफआर से पंगा ले रहा है, किसी लॉ में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो एफआर से पंगा ले रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि हाँ लॉ तो पंगा ले रहा है, लेकिन हम यह देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रोविजन है, इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके लिए क्या मेथड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इसमें लिखा हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में, संविधान प्रोविजन में लिखा हुआ था कि अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ इतनी हिमाकत करती है, इतनी हिम्मत करती है, इतनी जरूरत करती है वो कि हमारे एफआर को, हमारे दोस्त को प्रताड़ित करती है, तो उस केस में दो तरीके थे। एक तो ये था कि एक 26 जनवरी से पहले का, और दूसरा जो 26 जनवरी, मान लो 26 जनवरी जो है वो 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पे 26 जनवरी 1950 के बाद मान लो कोई भी गया, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, जनता ने बनाया। जनता ने देखा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हमने बनाया था, अब उसके ऑर्गन हमें को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो जनता पहुंची हमारी जो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई।
तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास अर्जी डाली गई, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका डाली गई कि माई बाप आप देखिए, ये जो पार्लियामेंट है जिसको हमने बनाया था, अब वो हमें को प्रताड़ित कर रही है, हमें को जो है वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो आप देखिए उसके साथ क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है, हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट के पेरेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी लॉ 26 जनवरी 1950 से पहले का है जो हमारी एफआर को वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ के उन भागों को डिलीट कर दिया जाएगा जो एफआर से पंगा ले रहे हैं। एफआर से अगर कोई लॉ पंगा ले रहा है जो 26 जनवरी 1950 से पहले का है, हमारी संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून अगर है और वो हमारी एफआर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्त से पंगा ले रहा है, तो उस लॉ के उन भागों को डिलीट कर दिया जाएगा। पूरा डिलीट नहीं किया जाएगा, उन भागों को डिलीट कर दिया जाएगा जो हमारे दोस्त से पंगा ले रहे हैं, जो हमारे एफआर से पंगा ले रहे हैं। ये था आर्टिकल 13 क्लॉज 1। तो बात याद रखनी है, फंडामेंटल राइट कौन हुआ? फंडामेंटल राइट हुआ हमारे संविधान का दोस्त हुआ, हमारे संविधान का दोस्त हुआ, हमारे संविधान का दोस्त हुआ। और प्लस संविधान को किसने बनाया? हमने बनाया था। जब हमने बनाया तो हमारे लिए हमारा संविधान हमारी बेहतरी के लिए काम करेगा ना, और हमारे संविधान के जो ऑर्गन थे उनको भी तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ही जो वो हम ही तो स्रोत है ना। हम जब क्रिएट कर रहे हैं हमारे ही संविधान को क्रिएट कर रहे हैं और हमारे लिए ही ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह तो सही बात है नहीं, क्योंकि हमने ही क्रिएट किया है। हम तो पेरेंट हैं, हम तो इनके भी पेरेंट हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हम ही थे। अब बात ये आई कि 13 क्लॉज 1 में कोई भी लॉ अगर बनाया गया, कोई भी लॉ बनाया गया जो हमारे एफआर को वायलेट करता है, तो वो तो गया, वो गया, वो फील्ड से चला गया, उसका काम खत्म हो गया, वो बचेगा नहीं, अब खत्म हो गया मामला उसका। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में बस इतना ही है कि अगर कोई भी लॉ 26 जनवरी 1950 से पहले का है, तो उस लॉ को, अगर वो लॉ एफआर से वायलेट करता है, तो उस लॉ को खत्म कर दिया जाए, उस लॉ को वहां तक खत्म कर दिया जाएगा जहां तक उस लॉ को, उस लॉ के उस हिस्से को खत्म कर दिया जाएगा जो हिस्सा हमारी एफआर से पंगा ले रहा है, एफआर की आंखों में देख रहा है, वो भी डेयर करके देख रहा है, प्यार से नहीं देख रहा है, डेयर कर रहा है। प्यार से देखता तो हो सकता था कि उसकी लाइफ जो बच जाती, लेकिन उसने डेयर की, उसने हिम्मत की हमारी एफआर की आंखों में देखने के लिए। लॉ जिसने हमारी एफआर की आंखों में देखने की हिम्मत की, उसको तो छोड़ना नहीं है, उसके उस हिस्से को तो छोड़ना नहीं है जो जो हमारी एफआर के आंखों में दिख रहा है, वो भी प्यार से नहीं देख रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 यही था। अब आर्टिकल जो 13 क्लॉज 2 था, वो बेसिकली ये था कि कोई भी लॉ, ये एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ गए हमारे संविधान निर्माता। संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर कोई भी लॉ 26 जनवरी 1950 के बाद बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे संविधान, जो हमारे लॉ मेकर है, वो जब जान रहे हैं कि हमारी एफआर ये है, इनको वायलेट नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लॉ बना रहे हैं जो हमारी इन लॉ को वायलेट कर रही है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जानबूझ के वो हमारी एफआर से पंगा लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो जानबूझ के जब पंगा लोगे तो फिर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा ना, तो तुम ही हारोगे ना। तो ये प्रोविजन है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बेसिकली ये है कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद कोई लॉ बनाया गया, 26 जनवरी 1950 के बाद कोई लॉ बना जो हमारी एफआर को वायलेट करता है, जो हमारी एफआर को वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ को खत्म कर दिया जाएगा। ये मामला था, उस लॉ को खत्म कर दिया जाएगा। वो लॉ को जो फिर सोचना नहीं, उसके इस हिस्से को जो बचा के रखो, इस हिस्से को बचा के रखो, नहीं, पूरा का पूरा जो स्क्रैप कर देना है, खत्म कर देना है, यही पूरा मामला है।
अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में यह दिया हुआ है कि लॉ क्या होता है। क्या हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हमारे ऑर्डिनेंस निकालते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑर्गन क्रिएट किया, पार्लियामेंट बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन ने जब पार्लियामेंट बनाया तो पार्लियामेंट में लॉ मेकर हैं, लॉ मेकर को भी हमने ही बनाया ताकि वो हमारे लिए लॉ बना सके। मान लो कि कोई एक ऐसा समय आ गया जब हमारे लॉ मेकर छुट्टी पे हैं, उनको मन आ गया कि उनको कहीं स्विट्जरलैंड जाना है घूमने के लिए। लॉ मेकर हमारी छुट्टी पे चले गए अपनी फैमिली के साथ, और हमारे को जरूरत पड़ गई, अचानक से सडनली कोई देश में कोई जरूरत आ गई, तो उस केस में क्या होगा। क्योंकि हमने जिनको चुन के भेजा था हमारे काम के लिए वो तो छुट्टियां मना रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो फिर ये ऑप्शन किया गया कि हमारे देश में एक और भी एक ऐसे अधिकारी होंगे जो इन लॉ मेकर, जो अगर हमने जिनको चुन के भेजा है वो छुट्टी पे जाएं तो ये अधिकारी होंगे, ये पद होगा जो उनके जगह पे लॉ को बना सकेगा हमारे लिए। तो वही प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। और प्रेसिडेंट साहब जब कोई लॉ बनाते हैं तो उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। कोई लॉ बनाते हैं तो उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है, ठीक है। उसको हम आगे पार्लियामेंट में समझेंगे कि ये ऑर्डिनेंस क्या है, इसको हम पूरी डिटेल में समझेंगे। हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इसको पूरा एक एक करके हम चीड़ फाड़ करके समझेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये सभी हम समझेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, किस तरीके से पास किया जाता है। तो ये सभी जो है वो हम पार्लियामेंट में समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को समझते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बेसिकली मतलब यह है कि हमारी लॉ क्या है, हमारी कानून क्या है, उसके बारे में, कानून के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो अब हम आर्टिकल 13 से आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 14 पे आते हैं। बेसिकली आर्टिकल 14 जो बता, आर्टिकल 14 हमें जो है वो समानता का अधिकार देता है। कानून के सामने सभी समान होंगे। हमारा जो लॉ है उसके सामने सभी समान होंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन किया गया है कि हमारा जो कानून होगा वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मान लो कि कल को कोई रिक्शा वाला है, या अंबानी जी हैं, या टाटा जी हैं, तो लॉ की दृष्टि में आप कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, कोई मतलब नहीं है उसका। अब जैसे मैगी बना लिए हो तो मैगी को कोई कोई भी खाए, वो बड़ा रईस हो या कोई पुअर व्यक्ति हो, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैगी तो मैगी है, मैगी तो मैगी है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो इसी इसी पॉइंट से हम यह भी देखते हैं कि जो हमारा कानून है उसके दृष्टि में सभी समान होते हैं। कानून के सामने सभी समान है, ठीक है। ये समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। इसमें दिया हुआ है इतना ही कि कानून के सामने सभी समान हो। अब यहाँ पे भी दो अप्रोच आता है, दो अप्रोच है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि ये पहला वाला अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच है, कानून के सामने सभी समान। ये समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में बेसिकली ये आता है, दो अप्रोच आती है। दो अप्रोच में यह है कि विधि, पहला अप्रोच है विधि के समक्ष समानता। पहला वाला है।
विधि। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। बेसिकली इन दोनों का मतलब यह है कि जो राज्य है वो किसी के साथ, राज्य के द्वारा सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार होगा, और जो कानून है वो सभी के समक्ष समान ही होगा। राज्य का जो ट्रीटमेंट होगा, जो कानून का ट्रीटमेंट होगा, जो जो कानून का व्यवहार है अपने लोगों के प्रति, वो एक समान ही होगा। इसका मतलब ये है, एक विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि जो हमारा राज्य है, जो हमारा कानून है, वो सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, हिंदू के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, तो आप कहीं और से यूपी से आते हो या मध्य प्रदेश से आते हो तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम भारत के किसी भी कोने में रहें, हमारे ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जो लॉ लिखी हुई है उसके अनुसार ही हमारे साथ व्यवहार होगा। हमारी जो राज्य है, हमारी जो सरकार है, हमारा जो देश है, वो एक संविधान से चल रही है, और वो संविधान में जो लॉ लिखे हुए हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारे राज्य हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ये नहीं है कि वो अपने अनुसार व्यवहार करेंगे, जो उनकी मर्जी होगी वो अपने हिसाब से व्यवहार करेंगे। इसमें लिख दिया गया था कि जो राज्य है वो समान व्यवहार करेगी। आप किसी भी जाति धर्म से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, इक्वल। विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता हो गई। अब विधि के समक्ष समानता में कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद हैं, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। जैसे हमारे राज्यपाल हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति साहब अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं और वो इलेक्ट हो जाते हैं, मान लो उनका जो इलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, उसके बाद जब उन्होंने क्राइम किया था तो वो राष्ट्रपति नहीं थे, तब उनके ऊपर केस चल रहा था। अब जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, उनके ऊपर जो केस था वो खत्म हो जाएगा, केस की स्थिति खराब हो गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति एक बार बन गए तो आप भारत में कुछ भी कर सकते हो। बेसिकली ये मतलब है कि आप राष्ट्रपति बन गए भारत के, आपके ऊपर जो केस हो रहेंगे सब खत्म हो जाएंगे, खत्म मामला हो गया। राज्यपाल के साथ भी ऐसा है, डिप्लोमेट के साथ भी ऐसा है। अगर मान लो यूएस के कोई डिप्लोमेट आ गए, यहाँ पे कोई कांड कर दिए, तो उनके साथ भी जो है वो, उनके साथ भी उनको भी थोड़ा बहुत ढील ढाल दे के छोड़ दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आप अपने देश में चले जाइए, ठीक है। उनको भी असमान व्यवहार होता है। यहाँ पे समानता के व्यवहार का अपवाद है यह। समानता के व्यवहार के अपवाद में अगर कोई भी आता है तो वो है हमारे राष्ट्रपति, हमारे गवर्नर साहब, अम्बेसडर, राजदूत साहब, डिप्लोमेट साहब। ऐसा नहीं कि अगर कोई अमेरिका का राजदूत ही आता है तो ही उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा। अगर किसी भी देश का जिसका हमारे यहाँ राजदूत है, अम्बेसडर हैं, तो ये लोग आते हैं, तो डिप्लोमेट हैं, तो ये लोग आएंगे तो उनके साथ जो जो सभी लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है वो उनके साथ व्यवहार नहीं होगा इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ का ट्रीटमेंट जो है वो, अगर अगर हमारे लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो वो ही उस डिप्लोमेट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। हमारे डिप्लोमेट को छूट दी हुई है, कुछ इम्यूनिटी दी हुई है। जो बाहरी कंट्री से जो डिप्लोमेट आते हैं उनको छूट दी हुई है। हमारे राज्यपाल को भी छूट दी हुई है, हमारे हमारे राष्ट्रपति साहब को भी छूट दी हुई है। तो ये अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं जो इक्वालिटी को जो ब्रेक करते हैं, हमारी जो समानता है उसको असमान करते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं कि विधि का समान संरक्षण है। विधि का समान संरक्षण है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई गरीब है या अमीर है, दोनों के साथ हमारी विधि, हमारी लॉ जो है वो इक्वल व्यवहार करेगी।
दोनों के साथ हमारी जो लॉ है वो इक्वल व्यवहार करेगी, दोनों को ग्रो करने में हेल्प करेगी। अब मान लो कि कोई कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो जो वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर कोई केस चल रहा है, उस केस में अगर वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमारी ये पूरा अप्रोच है, उसके माध्यम से हमारी जो सरकार है एक सरकारी वकील को अवेलेबल कराएगी। तो वो किस माध्यम से कराएगी, किस लॉ के तहत कराएगी? विधि का समान संरक्षण है, तो इसलिए जो इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इक्वल के साथ, अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा अनइक्वल के साथ। यही प्रोविजन आया था कि हमारे जो देश है इतनी विविधता है कि इसमें जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सबकी एक जैसी नहीं है, भौगोलिक कंडीशन सबकी एक जैसी नहीं है। अगर हम सबके साथ एक जैसा, कानून में लिख दिया गया कि सबके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन व्यवहारिक में अगर हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं तो ये सही नहीं रहता। अभी आप ही सोच के देखो कि एक गांव का व्यक्ति जिसको कानून नहीं आता है, जिसकी इकोनॉमी बेड़ागर्द हो गई है, और एक शहर का व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमी से काफी स्ट्रांग है, काफी उसकी जो कैपेसिटी बहुत अच्छी है, दोनों को अगर वकील को अफोर्ड करना हो तो दोनों में से कौन कर लेगा? आप लोगों का आंसर यही होगा कि जो इकोनॉमिक वीकर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और जो इकोनॉमी जिसकी इकोनॉमी बेहतर है वो अपने लिए वकील कर लेगा, अपने लिए बहुत बढ़िया वकील करेगा इंडिया का। लेकिन बेचारा ये क्या करेगा, जो जिसकी इकोनॉमी कमजोर है वो क्या करेगा? उसको तो जस्टिस नहीं मिल पाता इस तरीके से। अगर ये पूरा जो वो मान के चलते तो इन द इक्वल कानून के सामने सभी समान है, अगर इसको हम मान के चलते तो इसको तो न्याय नहीं मिलता जो हमारा इकोनॉमिक वीकर है। तो उसके लिए क्या था, उसके लिए ये नया अप्रोच लाया गया, विधि का समान संरक्षण होगा कि अगर तुम मान लो कि गरीब हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका तो राज्य है यारो, ठीक है? तो यही बात है, जिसका कोई नहीं है उसका राज्य है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इस लॉ को मान के चलते हैं, विधि के समक्ष सभी समान समान है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है, तो उस व्यक्ति के साथ लॉ नहीं हो पाता, उस व्यक्ति के साथ जस्टिस नहीं हो पाता, उस व्यक्ति को जस्टिस दिलाना है तो इस अप्रोच को अप्लाई करना ही होगा। हमें कहीं पे ये अप्रोच अप्लाई करना है, कहीं पे ये अप्रोच अप्लाई करना है, हमें दोनों के साथ में लेके चलना है। विधि का समान संरक्षण भी होना चाहिए, उस व्यक्ति को न्याय भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। हमारे लोग अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमारा उद्देश्य ही यही है कि हमारे जो लोग हैं उनका कल्याण हो सके, और कल्याण तो तभी होगा ना कि जब जस्टिस मिलेगा। जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर कैसा कल्याण है वो? तो कुल मिला के ये था कि उनको जस्टिस मिले, तो उस जस्टिस को मिलने के लिए यह अप्रोच फॉलो करना बहुत ही जरूरी था। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ आर्टिकल 15 के साथ, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।